अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम का नाम है पूरा सच और मैं हूं आपका मेज़बान जुल्फ़िकार राहत। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम दो अहम तरीन इशूज़ पे बात करेंगे। एक तो वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, उन्होंने आज एक ऐसी बात कर दी जिस बात को पूरा पाकिस्तान और पूरी पाकिस्तानी कौम और सोशल मीडिया के ऊपर तूफ़ान की एक कैफियत है, और सब ये कह रहे हैं कि ये बेसिकली मौजूदा निज़ाम के स्टेक होल्डर के लिए एक वार्निंग है। उन्होंने क्या कहा ये भी आपको सुनवाएंगे। और दूसरा अहम तरीन मौजू आज का हमारा ये रहेगा कि अमेरिका ईरान कशीदगी में फिर इजाफा, अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमलों की एक नई लहर शुरू कर दी, और साथ साथ पाकिस्तान ने अभी मायूस नहीं हुआ। पाकिस्तान अभी भी अमन के लिए मुसलसल सालसी की कोशिशें किए हुए हैं, और इन कोशिशों का कोई बेहतर रिजल्ट आने की उम्मीद है, और पाकिस्तान अभी भी मायूस नहीं हुआ। हमारे साथ जो आज मेहमान मौजूद है डॉक्टर इरफान फ़ानी, माहिर बैनुल अक़वामी अमूर। आप उनको टीवी पे देखते रहते हैं, बड़ी ज़बरदस्त और बड़ी इंफॉर्मेटिव गुफ्तगू करते हैं। वो हमारे प्रोग्राम का हिस्सा होंगे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड फ़ारूक हमीद सीनियर तजियाकार हैं, वो भी आज के इस प्रोग्राम का हिस्सा होंगे। सेनेटर बहरामंद तंगी, बहरामंद तंगी साहब मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा हैं, और उनका एक अपना नैरेटिव है ये सारी सिचुएशन के ऊपर, और वो उसको बड़े दबंग तरीके से हमेशा बयान करते हैं। डॉक्टर सुंदर अली एक ईरान और अमेरिका के हवाले से मसलसल रिसर्च भी कर रही हैं, आलमी इश्यूज़ के ऊपर उनकी एक बड़ी गहरी नज़र है, और ये जो कन्फ्लिक्ट है इसके ऊपर उन्होंने बहुत काम किया है, और कश्मीर के हवाले से भी उनकी बहुत एक्सपर्टी है। पूरी दुनिया को ट्रैवल करती हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, और वो इस सारे मामलात के ऊपर बहुत ही गहरी नज़र रखती हैं। आज वो भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा है। वकास मान, एक तहरीक इंसाफ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अहम हिस्सा, सीनियर रहनुमा, मेंबर पंजाब असम्बली, और वो भी आप टीवी के ऊपर उनको देखते रहते हैं। हमेशा बड़ी विजडम बेस्ड और बड़ी नपी तुली बात करने के हवाले से जाने और पहचाने जाते हैं। हम आगाज़ कर लेते हैं मोहसिन नकवी साहब की गुफ्तगू से। मोहसिन नकवी साहब ने नए सूबों का इशारा भी दिया, मौजूदा निज़ाम के फेलियर का इतराफ़ भी किया, और मौजूदा निज़ाम को रीसेट करने की बात भी की। और क्या कहा उन्होंने, चलो उनकी ज़ुबानी ही सुन लें, उसके बाद फिर इस पर गुफ्तगू करते हैं। 10 साल बाद भी यहीं बैठे होंगे और इसी तरह तकरीर कर रहे होंगे और इसी तरह अपने मसले बयान कर रहे होंगे। इसने ऐसे का ऐसा रहना है, क्योंकि ये सिस्टम जिसके अंदर हम रह रहे हैं ये कोलैप्स कर चुका है। आप माने ना माने, आप एक चीज जो 70 साल से घसीट रहे हैं, मैं आज भी कहूँगा जमहूरियत हम सब चाहते हैं, और मैं उसका सबसे बड़ा सपोर्टर हूँ और रहूँगा। लेकिन जमहूरियत के अंदर भी तो 3, 4, 5 किस्म के निज़ाम है, खाली एक निज़ाम तो मौजूद नहीं है। लेकिन हम कहते हैं नहीं, जो मर्जी हो जाए, जिस तरह का मर्जी हो जाए, हमने इसी को घसीटना है, इसी को चलाना है। चाहे हम 14 बिलियन की बाहर से एग्रीकल्चर की प्रोडक्ट्स ले आए, चाहे हम अपना एग्रीकल्चर मुल्क होते हुए भी गंदम बाहर से ले आए, चाहे जो मर्जी आप कह लें, हर एक ने अपनी अपनी चीजें बताई। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को एक कमरे में बैठना पड़ेगा, चाहे वो एक दिन बैठे, चाहे वो एक महीना बैठे, चाहे वो उसको 1 साल बैठे। उनको इन नए यूनिट सूबों से लेके अपने मुल्क का एक एक इशू बैठ के सेटल करना पड़ेगा। जब तक ये लोग नहीं करेंगे, जब तक ये इकट्ठे नहीं बैठेंगे और इस चीज को तब्दील नहीं करेंगे, ये मुल्क इसी हालत में रहेगा। आप जितने मर्जी सेमिनार कर लें, जितने मर्जी फंक्शंस कर लें, जितनी मर्जी दफा। मोहसिन नकवी साहब की आपने गुफ्तगू सुनी। मोहसिन नकवी साहब ने वार्निंग दी, मोहसिन नकवी साहब ने अलर्ट किया, मोहसिन नकवी साहब ने मौजूदा सिस्टम के नकाइस आपके सामने रखे और फेलियर का इतराफ़ किया, और कहा कि मौजूदा सिस्टम फेल हो चुका है। हम कई दिनों से, कई महीनों से, कई सालों से कहते चले आ रहे हैं कि पाकिस्तान अनगवर्नेबल होता जा रहा है, और उसकी कई वजूहात हैं, और जिन वजूहात की वजह से ये मुल्क अनगवर्नेबल होता जा रहा है, उसको आप ठीक नहीं कर रहे, बल्कि उसको ख़राब से ख़राब तर करते चले जा रहे हैं। एक बड़ी सीधी सादी और झटकी सी मिसाल है कि जब कश्ती कोई डूब रही होती है तो उस पर 2 चीज़ों की वजह से कहते हैं, या तो इसमें सराख है या इस पर बोझ ज़्यादा है।
तो आप क्या करते हैं, या बोझ कम करते हैं, ये सराख जो उस पर होते हैं वो उसको आप बंद करते हैं। तो दोनों काम ही आप करी जा रहे हैं कि सराख भी बड़े करी जा रहे हैं और बोझ भी उसके ऊपर लाद दी जा रहे हैं। तो इस मॉडल के ऊपर तो 5 लोगों का घर नहीं चलता, 25 करोड़ का मुल्क कैसे चलेगा। मोहसिन नकवी साहब ने बड़ी बरवक्त वार्निंग दी है, बड़ी बरवक्त बात की है, और आज मोहसिन नकवी की इस बात को अगर स्टेटस को के हजरात, मौजूदा सिस्टम के स्टेक होल्डर्स ने ना समझा तो मेरा ख्याल है कि फिर बहुत देर हो जाएगी। और मोहसिन नकवी साहब ने खासकर जो जेनजी की बात की, कॉकरोच की बात की, वो भी मौजूदा स्टेटस को के लिए एक वार्निंग है। और मैं अप्रिशिएट करता हूं मोहसिन नकवी को कि मौजूदा लीडरशिप में एक ऐसा शख्स है जिसकी फ्यूचर पॉलिटिक्स के ऊपर नज़र है और फ्यूचर के ऊपर नज़र है। और मैं हमेशा से कहता हूं कि सियासत और सहाफ़त उस शख्स को करने का कोई हक नहीं जो दीवार के दूसरी तरफ देख नहीं सकता। तो मोहसिन नकवी साहब ने आज साबित किया कि वो दीवार से दूसरी तरफ देखने की अहलियत और सलाहियत रखते हैं। बहरामंद तंगी साहब, आपसे आगाज़ करते हैं। मोहसिन नकवी साहब ने बहुत कुछ कह दिया और मेरा ख्याल है कि उन्होंने वार्निंग भी दे दी, गलती का, शिकस्त का इतराफ़ भी कर लिया कि मौजूदा सिस्टम नहीं चल सकता। तो क्या वाकई पाकिस्तान और सिस्टम अनगवर्नेबल हो चुका है और वाकई मौजूदा जो निज़ाम है वो अपनी शिकस्त का ऐलान कर रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ तक जुल्फ़िकार भाई, आपसे अभी एक भाइयों का रिश्ता बन गया है और मैं हमेशा आपके टॉक शो में दलील के साथ बात करने को तरजीह देता हूँ ताकि सुनने वाले भी सुने। सर देखिए, जहाँ तक मोहसिन नकवी साहब की बातें हैं मैं एग्री करता हूँ, लेकिन इस बात से मैं एग्री नहीं करता हूँ आपकी बात से कि पहला आदमी है मोहसिन नकवी साहब कि उसने तमाम स्टेक होल्डर्स, तमाम पार्टीज को मिल बैठने की बात की और इस सिस्टम को मजबूत करने के लिए बात की है। मेरे ख्याल में अयाज सादिक साहब ने और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने सो मेनी टाइम नॉट पीटीआई, नॉट एलाइज जमातों को, पीटीआई को, जमीयत उलमा इस्लाम को, महमूद खान अचकज़ई साहब को, तमाम इस मुल्क के, वो चाहे पार्लियामान के अंदर हो या पार्लियामान से बाहर हो, उनको तजावीज़ भी दी, उनसे रिक्वेस्ट भी की, उनको रिटर्न में भी रिक्वेस्ट भेजी कि आइए मेरा ऑफिस, आप लोगों का ऑफिस से हम बैठ के इस सिस्टम को मजबूत करते हैं। यहाँ तक मोहसिन नकवी साहब की कुछ तंगी साहब आप जारी रखिएगा, लेकिन मैं थोड़ा सा इस पे थोड़ी सी करेक्शन करना चाहता हूँ। ये सब ने बात की, कई दफ़ा शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा कि पीटीआई हमारे साथ आके बैठे, स्पीकर ने भी ये बात की, लेकिन उन्होंने सिस्टम के फेलियर का इतराफ़ नहीं किया। आज ये बड़ी डेवलपमेंट ये है कि मोहसिन नकवी साहब कह रहे हैं कि ये फेल हो चुका है और इसको रीसेट करने की जरूरत है। मैं सर आपके सवाल की तरफ आता हूं। अभी दो बातें हैं कि वार्निंग की और सिस्टम के फेलियर की बात की। तो क्या मोहसिन नकवी साहब 3, 4, 5 साल से इस सिस्टम का हिस्सा नहीं है? क्या मोहसिन नकवी साहब ने 5 साल से इस सिस्टम को ठीक करने के लिए क्या रोल प्ले किया है? मैं मोहसिन नकवी साहब की कुछ बातों के साथ हूं, मुत्तफिक हूं, लेकिन जहां तक वार्निंग की बात है और फेलियर की बात है, मैं इसके साथ मुत्तफिक नहीं हूं, इसलिए कि 5 साल से तो मोहसिन नकवी साहब इस सिस्टम का हिस्सा है और आजकल वो 3 साल से वो बहुत आम सीट पे काम करते हैं। तो ये जो जनरल मासेस के सामने, मीडिया के सामने जो बातें की है, क्या मोहसिन नकवी साहब ने इसकी जरूरत अगर महसूस की तो क्या प्राइम मिनिस्टर के डायरेक्टिव से, उनकी लिहाज़ान के साथ, वो तमाम जमातों के लीडरशिप के साथ, जैसे इसने कहा 1 हफ्ता, 1 महीना, 1 साल, तो अगर मोहसिन नकवी साहब ये मेहनत शुरू करते हैं तो पॉसिबल है कि सिस्टम का एक जिम्मेदार बंदा तमाम जमातों के साथ मिलकर इस सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए तमाम को राजी करे, तमाम को एक सीट पे बिठा दे। मैं तो बार बार आपके शो में कहता हूं कि पीटीआई को एक सियासी जमात बनना चाहिए, उसको चाहिए कि वो अपोजिशन रोल प्ले करे, वो सिर्फ पार्लियामान के अंदर एहतजाज करके, कापियां पाड़ करके वॉकआउट न करे। हम तो इस वक्त मजबूत नहीं कर सकते। और मैं आपके शो में सो मेनी टाइम कि इस वक्त जो पाकिस्तान मुश्किलात से दो चार है वो एक पार्टी का काम ही नहीं है। ये मेरे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने भी कहा था, ये 2008 में आसिफ अली जरदारी साहब ने भी कहा था कि हम सब मिलकर पाकिस्तान को मुश्किलात से निकाल सकते हैं।
आज अगर मोहसिन नकवी साहब ने निशानदेही की तो मेरे ख्याल में मेरा मोहसिन नकवी साहब को मशवरा है कि आप जाए पीएम साहब के बेटे, ये सोच ये दिल प्राइम मिनिस्टर साहब की भी है, और उनके मशवरे से आप तमाम जमातों की लीडरशिप से मुलाकातें शुरू करें। बेशक 1 साल लगे, लेकिन एक दिन आएगा कि मोहसिन नकवी साहब इसमें कामयाब हो जाएगा और सिस्टम के अंदर हम कामयाबी की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। इरफान फानी साहब और डॉक्टर सुंदर अली, आपकी तरफ मैंने आना है और आपसे बड़ी अहम बातें हमने करनी है, लेकिन चूँकि नून लीग के हमारे सेनेटर भाई ने बात की है तो पीटीआई के दोस्त से इसका रिस्पांस ले लेते हैं। वकास मान साहब बड़े पढ़े लिखे हमारे मेंबर पंजाब असम्बली हैं, पीटीआई से ताल्लुक़ है। वकास मान साहब, आज का जो मोहसिन नकवी साहब का इतराफ़ है, क्या ये फेलियर वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, शिकस्त मान रहे हैं, मौजूदा निज़ाम ये समझ रहा है कि ये सिस्टम अनगवर्नेबल हो गया और जो जमहूरियत का रोमांस था वो किसी हद तक उसको भी ख़त्म करने की बात कर रहे हैं? तो वो नए किस निज़ाम की बात कर रहे हैं? नए निज़ाम को कौन संभालेगा आपके ख्याल में, क्या उनके ज़हन में है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी फर्स्ट ऑफ ऑल। अच्छा, मुझे ना मोहसिन नकवी साहब की बातें सुन के कोई नई चीज नहीं लगी, कोई अचंभे की बात नहीं है। ये वो बात है जो हम सब लोग जो है वो कई दहाइयों से कर रहे हैं, पॉलिटिकल लोग भी कर रहे हैं, सहाफी भी कर रहे हैं, दानिश्वर भी कर रहे हैं। इस मुल्क का जो निज़ाम है, क्योंकि जो बुनियादी चीज है वो है निज़ाम इंसाफ। तो निज़ाम इंसाफ वकास भाई 77 साल से हम कर रहे हैं। टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको जरा अहमियत दें। अब पहली चीज तो यह है कि टाइमिंग क्या है और बात कौन कर रहा है, इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। यही तो मैं कहने लगा हूं, कि बात कोई जो वो कर रहे हैं वो पुरानी बात है। अच्छा, अहम क्या है? अहम ये है कि वो कौन कर रहा है, वो मोहसिन नकवी साहब कर रहे हैं। और मोहसिन नकवी साहब जो है वो किस तरह से पंजाब के वजीर आला बने रहे, और उनको उस वक्त नहीं याद आया जब आइन जो है उसको तोड़ा गया। आइन कहता था कि 3 माह में इलेक्शन होंगे, तो मोहसिन नकवी साहब वजीर आला बने रहे। अब वो जिस तरह से वजीर दाखिला बने, राना सनाउल्लाह टीवी पे कह चुके हैं कि वो अगर वजीर आजम भी बनना चाहते तो हम नहीं रोक सकते थे। तो सलंगी साहब को, मेरे जो फाजिल दोस्त बैठे हैं, उनको डिफेंड करना जो है वो बड़ा मुश्किल है। और मैं नहीं समझता कि वो इनकी पार्टी से भी हैं। उनको लाने वाले जो हैं वो इन्हें भी पता है, हमें भी पता है। और वो असल में बात इनको सुनाई गई है कि बाबा जी आपके दिन गिने जा चुके हैं। अच्छा, आपको हमने 4 साल दिए थे। शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम बने थे 2022 में, ये 2026 चल रहा है। और आपने, शहबाज शरीफ साहब ने कहा था जी मैं बड़ा एक्सपर्ट हूँ, मेरी टीम बड़ी एक्सपर्ट है, हम पाकिस्तान के मुआशी, सियासी, अंदरूनी, बैरूनी सब मसाइल खत्म कर देंगे। और वो सारे मसाइल पहले से बढ़ गए हैं। तो ये जनाब वार्निंग मिली है उनको। और ये वार्निंग भी पाकिस्तान में, अगर आप पैटर्न देखें ना हमारा, तो निज़ाम हुकूमत हमारा जो है वो जो वेस्टमिंस्टर डेमोक्रेसी है वहां से ही है, वहां पे बड़ा अच्छा चल रहा है। तो आपको पता है कि तीसरे साल में वो रोमांस खत्म हो जाता है, और तीसरे चौथे साल में फिर जो हमारे मुल्क में पिछले 80 सालों में होता आया है, मेरे ख्याल में आज उसका इंडिकेशन दिया बिल्कुल ठीक है। वकास तो मान साहब, आपके लीडर ने भी टीम अच्छी और बड़ी टीम और बड़ी ज़बरदस्त टीम का दावा तो उन्होंने भी किया था। रिजल्ट क्या निकला वो आपके सामने है। डॉक्टर सुंदर अली, मौजूदा निज़ाम की तब्दीली की बातें हो रही हैं, आप बाहर बैठ के पाकिस्तान की तरफ देखते हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी, मैं हमेशा कहता हूँ, हमसे बड़े और ज़्यादा मुहिब वतन भी हैं और पाकिस्तान के लिए उनके दिल ज़्यादा मोहब्बत से धड़कते हैं। आप बाहर बैठ के पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छे तरीके से सोचते हैं। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान के अंदर जो मौजूदा सिस्टम है ये चलना चाहिए, इसकी जगह किसी और सिस्टम को लेना चाहिए, और या इशराफिया मौजूदा जो है एक्सप्लॉयटेशन कर रही है? क्या लगता है आपको? जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। इट्स अ प्लेजर टू बी ऑन योर प्रोग्राम टुडे। एक जो चीज़ मैं सबसे पहले इस पूरी डिस्कशन में ये भी ऐड करना चाहूँगी कि मैं इलेक्शन ऑब्जर्वर भी थी पाकिस्तान के जो 2024 के इलेक्शंस थे। तो उसमें सर मुझे याद है कि जिस तरह लोग निकले, उन्होंने अपना एक वोट दिया। ये जो हम कहते हैं डेमोक्रेसी क्या होती है, ट्रू डेमोक्रेसी वो होती है जिसमें लोगों की उनका वोट एक्चुअली में गिना जाए और उनके वोट को रिस्पेक्ट दी जाए। और फिर मैं यहाँ पे
अमेरिका में भी जो डोनाल्ड ट्रंप का इलेक्शन हुआ था उसमें भी फिर मैं इलेक्शन ऑब्जर्वर थी। तो मैंने एक बहुत स्टार्क एक फर्क देखा दोनों इलेक्शंस में, और ये देखा कि डोनाल्ड ट्रंप डिस्पाइट हिज अनपॉपुलैरिटी अमंगस्ट मेनी पीपल, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द पॉपुलेशन, उन्होंने फिर भी विक्ट्री हासिल की। उन्होंने इसलिए हासिल की क्योंकि उनको वोट बाय मार्जिन ज्यादा मिला, और जो लोग उनको नहीं भी पसंद करते थे वो उनको टॉलरेट कर रहे हैं। जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं हम सबको पता है कि उनकी कितनी एक हम कह सकते हैं एक्सट्रीम पॉलिसीज हैं, बेशक वो वेनेजुएला हो जाए या यूएस ईरान का कॉन्फ्लिक्ट या एजुकेशन पे उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन को स्क्रैप कर दिया। सो द पॉइंट इज कि लोगों का जो वोट था वो मैटर किया है, और मुझे ये डिफरेंस नजर आया कि पाकिस्तान में वो उस तरह ट्रांसपेरेंसी जो अभी नहीं, सिर्फ बहुत ही डेकेड, बहुत अरसे से ये चल रहा है, सिर्फ 24 का इलेक्शन नहीं है, उससे भी पहले बहुत से इलेक्शंस है जिसमें नहीं वोट को रिस्पेक्ट दी गई। अब जो मोहसिन नकवी ने जो बात की है, मुझे लगता है दिस इज एक तरह से सरप्राइजिंग नहीं है। वो जो एक्चुअली सिस्टम को कह रहे हैं कि हमारी, मुझे जो बात बहुत इंटरेस्टिंग लगी कि वो, और बहुत ही इंपॉर्टेंट लगी कि वो कह रहे हैं सारी पार्टीज जब तक इकट्ठे मिलके कंसेंसस एक उनमें नहीं होगा, उनमें एक डायलॉग नहीं होगा, वो बात नहीं करेंगे, हम इसी स्टेट में रहेंगे और हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये पॉलिटिकल जो डायलॉग होता है ये बहुत जरूरी होता है। और हमने ऑफ कोर्स, बेशक हम यूके का पार्लियामेंट सिस्टम उठा के देख लें या यूएस का प्रेसिडेंशियल सिस्टम, लेकिन जो पार्टीज हैं उनको एक दूसरे से एक लेवल ऑफ एंगेजमेंट उनकी होना बहुत जरूरी है, बेशक वो डेमोक्रेट्स हो रिपब्लिकन्स हो। सो पाकिस्तान में वो अनफॉर्चुनेटली हमें उस तरह वो इतनी ज्यादा एक नहीं नजर आती। पीटीआई को एंगेज करना चाहिए, जैसे कि आप पीटीआई की पहले बात कर रहे थे, बिल्कुल ठीक उनको है। भी पार्टीज के साथ बैठना चाहिए, एंगेज करना चाहिए, कितनी पॉपुलर पार्टी है। ख्वाहिश तो डॉक्टर सुंदस, ख्वाहिश तो बहुत अच्छी है, ये काश इसकी तकमील हो जाए। और क्या नून लीग पीटीआई के साथ बैठेगी, पीटीआई नून लीग के साथ बैठेगी? अगर जो जेल के अंदर साहब है उसने बैठना होता तो इतनी जेल काटते, और जो जिस हालात को उन्होंने फेस किया है वो बहुत पहले बाहर होते और बहुत पहले वो कॉम्प्रोमाइज़ कर चुके होते। ये बहरहाल मोहसिन नकवी साहब की एक मासूम ख्वाहिश तो हो सकती है कि ऐसा हो। और दूसरी सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात यह है कि क्या वो कहते हैं ना, बीमार हुए जिसके सबब, क्या जो लोग मसाइल की वजह हैं ये बैठ के इस मसले को हल कैसे कर सकते हैं? इन्होंने तो बेड़ा गर्क किया हुआ है 70 साल से इस मुल्क का। फानी साहब, आज आप हमेशा इंटरनेशनल मालियाती इंटरनेशनल अमूर के ऊपर हमेशा ही बात करते हैं, आज ज़रा डोमेस्टिक भी थोड़ा सा हम बात कर लें। तो फानी साहब, आपकी इनपुट इस पर बड़ी ज़रूरी है कि मोहसिन नकवी साहब अकेले मायूस हैं या लोगों के अंदर भी ये सिस्टम के हवाले से मायूसी है? फर्स्ट ऑफ ऑल जी, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी इन योर प्रोग्राम। सर 70 सालों की आपकी तारीख है। 1958 के अंदर अयूब खान आ जाते हैं, 68 तक अयूब खान रहते हैं सर, और उसके बाद हम देखते हैं कि जदीद सेकुलर माइंडसेट था अयूब खान का, और उन्होंने आके मुस्तफा कमाल अतातुर्क जो थे उनके वो आइडियल थे, और उन्होंने वो जो लिबरलिज्म था वो पाकिस्तान के अंदर नाफिज कर दिया। आप आगे बढ़ते हैं तो उसके बाद आपको जुल्फ़िकार अली भुट्टो नजर आते हैं, जिन्होंने इस्लामिक सोशलिज्म का नारा लगाया और जिन वडेरों के खिलाफ, जिन जागीरदारों और मुकल्लदों के खिलाफ वो उठे थे। हम देखते हैं कि जब आखिरी जो साल थे पीपल्स पार्टी के, उन सालों के अंदर वही वडेरे, वही जागीरदार और वही जो मुकल्लद थे, अब वो उस पार्टी को हाईजैक कर चुके थे। हम आगे बढ़ते हैं तो हमें ज़ियाउल हक का ज़माना मिलता है, जिसके अंदर पहले उसने देखा कि लिबरलिज्म भी पिट चुका, इस्लामिक सोशलिज्म भी पिट चुका, अब मैं एक नया तजुर्बा करता हूँ। तो उसने एक इस्लामी जो रियासत है उसके क़याम की कोशिश की। और फिर हम देखते हैं कि उन 8-10 सालों के अंदर एक ज़िया से पहले का पाकिस्तान था और फिर एक ज़िया के बाद का पाकिस्तान था, जो उस पाकिस्तान से 180 के एंगल से डिफरेंट था जो पाकिस्तान ज़िया से पहले का था। उसके बाद आप देखते हैं दहशतगर्दी, तालिबान और दीगर जो मामलात हैं वो इस खित्ते में सारे उठाते हैं। थोड़ा सा आप आगे बढ़ जाएं, नून लीग और पीपल्स पार्टी आ जाती है और ये 2-2 सालों की बारियां लेते हैं और अपने अपने निज़ाम और अपने अपनी मैनिफेस्टोज लेकर पब्लिक हैं, ये भी पिट जाते हैं। फिर मुशर्रफ साहब आते हैं, वो इनलाइटनमेंट का नारा लगाते हैं, जदीदियत का नारा लगाते हैं, मॉडर्नाइजेशन का नारा लगाते हैं, वो भी पिट जाते हैं। तो कहने की बात यह है कि मोहसिन नकवी साहब जिस निज़ाम में तब्दीली की बात कर रहे हैं, उस निज़ाम के अंदर पहले बहुत दफ़ा तब्दीलियाँ हो चुकी हैं।
प्रॉब्लम ये है कि एक ट्रांसपोर्टर था और उस ट्रांसपोर्टर की गाड़ी हर साल खराब हो जाती थी, तो वो क्या करता था कि वो हर साल नई गाड़ियां नए मॉडल की, पहले मेहरान है तो बाद में उसने फॉर्च्यूनर लेना शुरू कर दी। लेकिन प्रॉब्लम गाड़ियों में नहीं थी, प्रॉब्लम ड्राइवर्स में थी। और वो जब तक ड्राइवर नहीं बदलेंगे, लाख आप गाड़ियां तब्दील करते रहें, निजाम के अंदर तब्दीली लाने की बात करते रहें, चेहरे यही होंगे, यही वडेरे, यही जागीरदार, यही नौकरशाही, यही अदालतें, यही पुलिस की आप वर्दी के जितने भी रंग तब्दील कर दें, अब सुनहरा ट्रैफिक की पॉलिसी की दोबारा से वो तब्दील करने जा रहे हैं, तो कभी भी जब तक आपका फंक्शन जो है, परफॉर्मेंस बेहतर नहीं होगी, जब तक कोई निजाम डिलीवर नहीं करेगा, वो चाहे यहाँ पे दुनिया के बेहतरीन निजाम को भी आप इस मुल्क के अंदर नाफिज कर देंगे, वो निजाम यहाँ पे पिट जाएगा। बिल्कुल ठीक। प्रॉब्लम के अंदर नहीं है। मेरा मुकदमा ये है कि आपने जोन सा भी निजाम लेके आना है, आप बादशाहत लेके आए, आप अमरीयत लेके आए, आप जमहूरियत लेके आए, लेकिन वो अपनी असल शक्ल के अंदर लेके आए। इस वक्त चाइना के अंदर कोई जमहूरियत नहीं है, वो दुनिया की बड़ी ताकत को ललकार रहा है। वो सोवियत यूनियन जिसने 40 साल तक अमेरिका के आंखों में आंखें डाली, उसमें कोई जमहूरियत नहीं थी। इस वक्त दुनिया में 3 स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस हैं, ज्यादा में जमहूरियत है ही नहीं। तो कहने की बात है कि निजाम कोई भी हो, जब तक वो निजाम डिलीवर नहीं करेगा, जब तक यही चेहरे रहेंगे। और जिस भी नए निजाम, जब नया निजाम आता है ना, तो वो पुराने निजाम को के अंदर वो हड़प कर लेता पुराना निजाम उसको। नए चेहरे जब तक नहीं आएंगे, और नए चेहरे इस पाकिस्तान की जो सोशल स्ट्रक्चर है, जो इसकी कौम की साख्त है, वो साख्त इसकी इजाजत नहीं देती पाकिस्तान को कि यहाँ पे एक जो कौम परस्ती के ऊपर मबनी एक अवामी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो यहाँ पे आए। बिल्कुल ठीक है। एक पार्टी बनने की कोशिश करती है। फानी साहब, आपने सच्ची बात है थोड़ी देर में मुख्तसर वक्त में दरिया को कूजे में बंद कर दिया। पाकिस्तान की तारीख पूरी तरह से आपने बयान भी कर दी और अपना मुकदमा भी सामने रख दिया। बरगेड़ साहब, आपने लेट ज़रा ज्वाइन किया, लेकिन आप ज़रा इस हवाले से अक्सर लिखते रहते हैं और पढ़ते रहते हैं, और कई अदवार आपने आंखों से देखे हैं, और कई लोगों को भुगता करते हैं प्रैक्टिकली भुगता है कई लोगों को। डीजी नैब भी आप रहे हैं, डीजी नैब भी रहे हैं। सवाल ये है ब्रिगेड साहब के नए निज़ाम की बात हो रही है, नया निज़ाम कौन लाएगा, कौन लोग चलाएंगे? मौजूदा लोग जिनको कहा जा रहा है कि जी तुसी खुद ही कोई नया निज़ाम बना लो, फिर काकरोच और फिर जैनजी से डराया गया है कि भाईजान इन नौजवानों के आंखों में खून उतरा हुआ है। नेपाल का हालत आपने देख लिया, बांग्लादेश देख लिया, इंडिया देख लिया, तो बेहतर ये है कि आप कुछ कर लें। तो ये क्या होने जा रहा है ब्रिगेड साहब को अंदर दी खबर दसो सानू सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जुल्फिकार भाई, सॉरी वो बिजली गई हुई थी तो मैं लेट हो गया, वो मेरा बैटरी भी लेवल 2 है। शुक्र है मेरी बात आप मतलब थैंक यू वेरी मच आप इनवाइट किया प्रोग्राम में। देखें जी बात बड़ी क्लियर है, जो आपके प्रोग्राम में जो आपके वीलॉग हमेशा ये कहा है पिछले चंद महीनों से, ये 1-1.5 साल से, कि ये सिस्टम नहीं चल रहा, ये निज़ाम नहीं चल रहा। और आज देखें, आज उसकी जो मैनिफेस्टेशन है उसके सामने हो गई है कि गवर्नमेंट के टॉप ट्रबल शूटर, इस गवर्नमेंट के जिसको कहते हैं ना मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन मैं कहूँगा, मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर, वो एक इकोनॉमिक समिट को चेयर करते हैं और वो लफ्ज इस्तेमाल करते हैं द सिस्टम हैज कोलैप्स्ड। अब मुझे पता है अमेरिकन प्रेसिडेंट आपको आके कहेगा कि आपका सिस्टम कोलैप्स हो गया, आपका अपना टॉप मैन ये बात कर रहा है। और ये वही मोहसिन नकवी साहब है जिन्होंने 3 महीने पहले क्या कहा था कि पिछले 3-4 साल में $100 बिलियन पाकिस्तान से मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। कौन थे वो लोग, वो पकड़े गए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ सर, वो तो अब हम उस चीज को भूल गए हैं। बात यह है कि उन्होंने एक किस्म की चार्जशीट की है अगेंस्ट द प्रेजेंट गवर्नमेंट, और इस हद तक उन्होंने है कि जनाब 16 घंटे 18 घंटे अगर वज़ीर आज़म साहब वर्ड्स टू द इफेक्ट जो वो पॉइंट आउट कर रहे थे, कितनी मेहनत भी करें, ठीक है हम मानते हैं शहबाज शरीफ साहब मेहनती आदमी है, वो ओपनली लोग कहते हैं कि जी वो सोते ही हैं 3-4 घंटे और सारा वो काम करते रहते हैं, लेकिन एंड में सिस्टम जो है वो डिलीवर नहीं कर रहा। दैट मीन्स कि, और ये बड़ी अच्छी आवाज की, उन्होंने कहा गो बैक टू द बेसिक। ये पॉलिटिकल पार्टीज की जिम्मेदारी है कि जनाब आप ये गवर्नेंस जो है,
इसको लेके जाए टू द ग्रासरूट। अच्छा ब्रिगेड साहब पॉलिटिकल पार्टीज उनकी ख्वाहिश के मुताबिक बैठेंगी, इसका कुछ सोल्यूशन निकालेंगी? क्या इनमें कैपेसिटी है? कुछ सोल्यूशन दे सकते हैं ये लोग सारे? नहीं जी नहीं, मैं समझता हूँ कि अगर ये होता, अगर उनमें कोई पॉलिटिकल विल होती, उनमें कोई डिटर्मिनेशन होता कि हमने जनाब मामला को ठीक करना है, तो मुझे ये बताएं जो डेवोल्यूशन प्लान आया था, बेशक वो बाद में फिर चेंज कर दिया गया, वो कौन लेके आया था? वो एक मिलिट्री रूलर था, जनरल मुशर्रफ, जिनका वो डेवोल्यूशन प्लान था। लोकल गवर्नमेंट, लोकल बॉडीज के इलेक्शन हुए, मानता हूँ कि वो निजाम जो उसमें बड़ी फेलिंग्स थी, लेकिन बहरहाल वो एक मिलिट्री रूलर लेके आया था। मैं कहना ये चाह रहा हूँ, देखें उन्होंने एक बड़ी जबरदस्त बात की है, और वो ये है कि उन्होंने साथ ये भी कह दिया, एंडोर्स किया कि ये जो हम कितने अरसे से सुन रहे थे, जो मैं और आप, हम सब बात करते हैं मीडिया पे भी, कि भाई आप गवर्नेबल छोटी यूनिट्स बनाए एडमिनिस्ट्रेटिवली, उनको आप यूनिट्स कहें, आप उनको डिवीजन कहें, आप उनको प्रोविंसेस कहें, ताकि लोगों के मसाइल ग्रास रूट लेवल पे हल हों। और यही अगली जनरेशन जो है, यही वो चाहती है कि भाई हमारे मसाइल हल करें, हमारी जॉब्स हों। और दूसरी बात, इत्तेसाब का निज़ाम, पाकिस्तान में इत्तेसाब तो है ही नहीं, There is no accountability in Pakistan। अब कानून ऐसे पास कर दिए हैं इन पॉलिटिकल पार्टी ने कि जनाब चेयरमैन नैब जो है वो बता ही नहीं सकते हैं, वो पब्लिकली बता सकते हैं। आप भी ब्रिगेड साहब ये कह रहे हैं कि आधा तीतर और आधा बटेर नहीं चलेगा। फानी साहब ने जैसे बात की, क्लैरिटी के साथ जो भी है सामने आए। मुझे मौका दे, मेरा वो मोबाइल की बैटरी फिर डिस्चार्ज हो रही है, शायद मुझे फिर एकदम ऑफ एयर होना पड़े। देखिए व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, वो उन्होंने क्या एक बात की, उन्होंने कहा वो जो आने वाला है, जो आएगा, और फिर वो रेड लाइन और इस तरह की बातें उन्होंने की है। इसका मतलब ये है कि कोई सिस्टम है जो आने वाला है। एक तो आई एम श्योर 28वीं तरमीम तो अब आएगी, अच्छा, चाहे उसको आप पॉलिटिकल पार्टी पसंद करे या ना करे। नंबर 2, अब प्रेसिडेंशियल सिस्टम आ रहा है, वी डोंट नो क्या कोई और अपना सिस्टम आ रहा है, नेशनल गवर्नमेंट आ रही है, वी डोंट नो। ये तो आने वाले दिनों में, आने वाले साहब ऐसे तो ना करें, वी डोंट नो। हम तो, लेकिन मैं बता रहा हूं, अगर आप भी ला इलम है तो कौन किसको इलम है? और हमें तो देखिए भाई मेरी बात सुने, उन्होंने चेंज का बिगल बजा दिया है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि दोनों पार्टी जो इस वक्त पावर में है, चले पावर इन द सेंस के वो भी ट्रेजरी बेंच पे बैठते, पीपल्स पार्टी, वो सोच रहे होंगे कि अब इस मामले को, हालात को। ब्रिगेड साहब मैं वापस आपकी तरफ आता हूँ। तंगी साहब जवाब देना चाह रहे हैं, आप हमारे साथ ही रहिएगा। तंगी साहब, आप ब्रिगेडी साहब की बात का कुछ जवाब देना चाह रहे हैं? ब्रिगेडी साहब ने तो कहा कि काम मुक गया। देखिए जुल्फिकार साहब, आपने ब्रिगेडियर साहब की इतनी तारीफी की, मैं सोच रहा था कि ये कुछ आज खुशी बात करेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसने पूरे तोपों के रुख मेरी तरफ किया। अच्छा, मतलब कि सिस्टम। देखिए मैं डॉक्टर इरफान साहब की और डॉक्टर साहबा की, मैं 2 बातें उसने की और बहुत अच्छी बातें की, लेकिन डॉक्टर इरफान साहब ने कहा कि नए चेहरों को आना चाहिए। तो डॉक्टर साहब की इत्तला के लिए अर्ज है कि 2002 में मुशर्रफ ने नए चेहरों को इंट्रोड्यूस किया था, और उसमें MMA की एक हुकूमत बनी थी यहाँ पर खैबर पुख्तूनख्वा में, और अकरम दुरानी साहब चीफ मिनिस्टर थे। मैं कुरान पे खात रखता हूँ कि चीफ मिनिस्टर बनने से पहले वो क्लीन शेव करता था, और उनके पास पहले टीवी के लाइसेंस की फीस होती थी 10 रुपए माहाना। अच्छा, उनके जेब में 10 रुपए टीवी लाइसेंस की फीस के लिए नहीं थे, मैं कुरान पे खात रखता हूँ। अच्छा, लेकिन 5 साल चीफ मिनिस्टर के बाद उसने पेशावर में, हयाताबाद में, बन्नू में, इस्लामाबाद में, लाहौर में और कराची में इतने बड़े बड़े बंगले बनाए हैं कि वो अरबों रुपए की हैं, और उस दिन से लेकर आज तक उनकी सिया स्टेटस है। ये नए चेहरे का कमाल था। दूसरी तरफ वहां पर जो मुशर्रफ के नए चेहरे इंट्रोड्यूस थे, तो उस वक्त वो साइकिल पे जाते थे, आज वो अरबपति करपति है। फिर एक और तजुर्बा हुआ बाजवा ने। अच्छा जी, मुशर्रफ के बाद बाजवा ने 2024 में एक और तजुर्बा किया, नए चेहरों को इंट्रोड्यूस किया। मैं आज फिर भी कुरान पे खत रखता हूं कि यहाँ खैबर पुख्तूनख्वा में एक MNA मेरे हल्के का है, उस साइकिल पर क्लास 4 था, आज वो 5 करोड़ रुपए के लैंड क्रूजर में घूम फिर रहा है, उसका नाम अनवर ताज है। अच्छा जी, वो क्लास 4 था स्कूल में, अच्छा, और साइकिल पे स्कूल जाता था। आज वो MNA है तकरीबन 10 साल से। यानी फुल टाइम सियासत बतौर बिजनेस चल रही है। इस वक्त जो चीफ मिनिस्टर है वो किराए के घर पे रहता है। आज उनके भाई वहां CM हाउस में बैठे हैं। अरबों रुपए के इस वक्त करप्शन उसने की है।
मैं आपको बता दूं कि नए चेहरों का जो तजुर्बा है ये हो चुका है। इन लोगों ने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया। अभी मैं आता हूं डॉक्टर सुंदर साहब की तरफ। उसने कहा था कि बरतानिया में तमाम मुख्तलिफ रिपब्लिकन हो, अमेरिका में रिपब्लिकन हो, डेमोक्रेट हो, कंजर्वेटिव पार्टी हो, ये तमाम मुखालिफिन आपस में बैठ के इश्यूज पे बात करते और आपस में एक टेबल पे बैठ जाते। मजा है। क्यों बैठ जाते हैं डॉक्टर साहबा? इसलिए बैठते हैं कि उनके दिल में अपने मुल्क के लिए जज्बात हैं। यहां पर अगर पीटीआई नहीं बैठते तो वो मुजरिम की रिहाई की बात करते हैं। यहां पर महमूद खान चिकज़ई का दिल धड़कता है अफगानिस्तान के साथ, पाकिस्तान के लिए छोड़ते नहीं है। वो बेले का नुमाइंदा बन के पाक फौज के को गालियां देते हैं। यहां पर एम अलवरी अगर आते हैं तो वो पाक फौज के खिलाफ बात करते हैं। यहां पर जो पार्टी से जहां मौलाना अब्दुल रहमान ने उस दिन पाक फौज के शुहदा को गालियां दी, तो अगर यहां पर ये लोग हुकूमत के साथ नहीं बैठे, हम बार हर रिक्वेस्ट करते हैं कि आइए मुल्क के सिस्टम की मजबूती के लिए, डेमोक्रेटिक प्रोसेस की मजबूती के लिए, पाकिस्तान की मजबूती के लिए, पार्लियामान की मजबूती के लिए, पार्लियामान को आगे ले जाने के लिए आइए हम सब बैठकर चलाएं। लेकिन जब मुजरिम की रिहाई की बात आती है, उसके दिल में कोई है नहीं कि पार्लियामान मजबूत हो, जमहूरी निजाम मजबूत हो। वो कहते हैं कि नहीं, मेरे सजायाफ्ता मुजरिम को रिहा करें। महमूद खान चिकज़ई अपोजिशन लीडर खड़े होकर कहते हैं कि भाई मेरा दिल तो धड़कता है अफगानिस्तान के साथ, और मारंग बलोच को रिहा करते। अच्छा। जो बीले के नुमाइंदा है, जो मेरे पाक फौज पर हमले करते, मेरे पाक फौज के शोहदा को, जो जवानों को शहीद करते हैं, यहाँ मौलाना अब्दुल रहमान खड़े हो कि मेरे पाक फौज को गाली देते हैं। ओके। शोहदा को, पाक फौज की शहादतों को सरतनाव से टंगी साहब करते हैं। इसकी बात करेंगे तो ये बात बहुत दूर तक चली जाएगी। ये रवायत कहाँ से शुरू हुई, किस किस ने इसको आगे बढ़ाया, और आज पीटीआई, आप दुरुस्त कह रहे हैं, पीटीआई भी उसमें हिस्सा डाल रही है। नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो इशू को कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस।